नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम जो बात करने वाले हैं वो संविधान की जो प्रस्तावना है, मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व और उनमें क्या अंतर है, इस चीज़ को समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझें कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों प्रस्तावना की बात की जाती है और क्या आवश्यकता थी उसकी। ठीक है, तो आप जैसे पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बेसिकली कि आपको प्रियम्बल वैसे भी याद होनी चाहिए। एक भारत के नागरिक होने के तहत आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रियम्बल क्या है, यानी कि हमारी उद्देशिका क्या है और प्रस्तावना क्या है। तो सबसे पहले इसमें बात करें, जो हमारी प्रस्तावना है उसको लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लिया गया, लेकिन जो इसकी भाषा है वो दरअसल ऑस्ट्रेलिया से मिलती जुलती ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जो इसकी जो भाषा है उसका जो रूप है वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा मिलता जुलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों इसकी बात की जाती है, देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी देश का, उसमें प्रोविज़न होते हैं कुछ कि हाँ, इस देश में ऐसे कुछ रूल और रेगुलेशन होंगे। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है व्यवस्थाएं होती है ना, 3। एक देखिए, एक होती है CRPC, एक होता IPC और एक होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी है इसको समझिए। देखिए, CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। तो इन तीनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है अपने अपनी जगह पर। ठीक है, तो उसी तरीके से देश को चलाने के लिए या उसके देश का संविधान किस तरीके से होगा उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक खाका तैयार करें, और सबसे मेन है कि उसका एक हमारे पास निचोड़ हो। तो हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसका मतलब ही दरअसल ये है कि एक निचोड़ किस तरीके से होना चाहिए। तो इसमें देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस वर्ड को समझ पा रहे हैं आप? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि हम पूरा जो संप्रभुत्व है वो हमारा अपना होगा। यानी कि इसका अर्थ होता है कि जितने भी हमारे जो विदेशी मामले होंगे उनमें हमारी क्या राय होगी, इसका निर्धारण भारत स्वयं करेगा। यानी कि जैसे पहले आपने देखा होगा ना, डोमिनियन स्टेट वाली एक अप्रोच होती थी। भारत क्या था कि एक औपनिवेश के दौर से रहा है, तो यानी कि गुलाम रहा है किसका? ब्रिटेन का। तो वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी कि हम क्या डिसीजन लेंगे ये अमेरिका, UN या विदेशी ताकतें तय नहीं करेंगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे निर्णय होंगे उसके लिए हम अंतोगत्वा हमारा ही निर्णय सुप्रीम होगा, हम अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। इस शब्द का इतना गहरा मतलब है, तो समझ पाते होंगे आप ये इस उद्देश्य का उद्देश्य क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्या है? समाजवादी, यानी कि हम सोशलिस्ट हैं। पंथनिरपेक्ष, अब एक यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए, पंथनिरपेक्ष में आपने एक चीज़ सुना होगा कि होता है धर्मनिरपेक्ष, एक होता है पंथनिरपेक्ष। इन दोनों को इंग्लिश में एक ही चीज़ बोलते हैं, सेकुलरिज्म। ठीक है, लेकिन जो पंथ निरपेक्ष है इसका अर्थ पता क्या है? पंथ के स्तर पर भी हम निरपेक्ष होंगे, यानी कि धर्म के भीतर कई सारे समुदाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक निर्णय होगा कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा। और भारत में जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत हर धर्म का सम्मान करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भारत के कंटेक्स्ट में। आगे देखिए, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेसी का अर्थ ये हुआ, यानी कि कोई सिंपल, कोई नॉर्मल व्यक्ति भी, कोई भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, PM बन सकता है, CM बन सकता है, गवर्नर बन सकता है, आर्मी जनरल बन सकता है, IAS बन सकता है, PCS बन सकता है, यहाँ तक कि कोई चपरासी भी बन सकता है। कौन? उच्च, यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, राजतंत्र, या जिसको कहेंगे कि हम
जो राजा की परंपरा थी उसको ख़त्म माना जाएगा, यानी कि डेमोक्रेसी होगी, जनता का, जनता के लिए ये सारी परंपराएं चलेंगी, इसको ही लोकतंत्र कहेंगे। ठीक है। गणराज्य बनाने के लिए, ये गणराज्य है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक, यानी कि इसका जो लीडर होगा वो कौन होगा, जो रिपब्लिक यानी कि गणराज्य का जो प्रथम व्यक्ति होगा वो होगा प्रेसिडेंट। ठीक है। तो राष्ट्रपति इसका मुखिया होगा। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ बात देखते हैं हम। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, यानी कि 3 तरह की न्याय की बात कर रखी है। सामाजिक स्तर पर न्याय होना चाहिए, आर्थिक स्तर पर न्याय होना चाहिए और राजनीतिक स्तर। सामाजिक स्तर आप समझते हो, जैसे आसपास में जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उसको सामाजिक स्तर कहेंगे। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक बेस पे, यानी कि आय, धन। आर्थिक का जो सामान्य अर्थ होता है वो पैसे से होता है। और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकली। तो यानी कि कोई व्यक्ति कितना भी रसूखदार होगा उसके लिए एक समान रूल होंगे, रेगुलेशन होंगे, वो विधि से ऊपर नहीं माना जाएगा। ये बेसिक फंडा है इसका। ठीक है। आगे देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रताएं कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे पास फ्रीडम है, यानी कि हम विचार के स्तर पर फ्री होंगे, यानी कि हमें कोई टोक नहीं सकता, हालांकि उसकी कोई सीमाएं हैं। अभिव्यक्ति यानी कि आप बोल सकते हो, अपने विचार रख सकते हो। विश्वास यानी कि ट्रस्ट। धर्म, रिलीजन, आप किसी भी धर्म को आबाद रूप से मान सकते हो, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप इस धर्म को नहीं मानेंगे, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये बात आई ना यहाँ पर, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है। उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी चीज़ में फेथ रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं, है ना, आप किसी भी चीज़ की उपासना कर सकते हैं। तो आपने देखा इसमें 3 न्याय और 5 स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है। आगे इसमें क्या है, अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि आपको सम्मान मिलेगा। दूसरा अवसर, अपॉर्चुनिटी, तो आपको अवसर और समान, अवसर और प्रतिष्ठा की समता रहेगी, यानी कि इक्वलिटी रहेगी 2 चीज़ों की। तो आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि न्याय, 3 न्याय हैं, 5 स्वतंत्रताएं हैं और समता 2 तरह की है। तो ये फैक्ट बेस पूछ लेता है, लेकिन हाँ एक समझ। अब आपने जब इस पूरे कंटेक्स्ट को समझा होगा तो आपको एक चीज़ समझ आई होगी, ये सारी बात कहीं ना कहीं हमारे संविधान के भीतर तो निहित ही होंगी, तभी तो इस चीज़ का ये निचोड़ एक तरीके से है ना। अब देखिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी कि व्यक्ति की गरिमा को कितना तवज्जो दे रखा आप इस बात से समझिए। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी कि संविधान की उद्देशिका इस बात का जिक्र कर रही है कि उसकी जो व्यक्ति की गरिमा होगी वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को मानता है कि अंतोगत्वा नागरिक ही सर्वोच्च होगा, यानी कि जनता ही सर्वोच्च होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है इसमें। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट इसमें ये है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अब जो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की, एक टर्म है। ठीक है। एकता यानी कि इंटीग्रिटी और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाएंगे, यानी कि हम में डिवाइड एंड रूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हम हर किसी को एकता की बात करेंगे और अंतर्गत हम हैं तो एक इंडियन के रूप में, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा और हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे इंडियन के रूप में, यानी कि हम पहले और अंत में भारतीय होंगे। ठीक है। ये इसमें बात कर रखी है। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि 26 नवंबर 1949, तो आप कई बार ये याद करके जाते हो 26 जनवरी 1950। अरे इस दिन तो हमने अपना संविधान लागू किया था देश में, लेकिन जो उद्देशिका है यानी कि अंगीकृत, अधिनियमित, आरंभित, आत्मर्पित, हमने ये 3 शब्द जो गढ़े हैं इनका गहरा मतलब है। इनके लिए ये चीज़ समझिए। देखिए इसमें ये है, देखिए 3 शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इनका क्रम पूछ लेगा कई बार, तो आपको जब याद होगा तो आप इस चीज़ को तभी रिलेट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ये 26 नवंबर की डेट है ना, इसी दिन क्या मनाया जाता है, विधि दिवस। विधि दिवस भारत में जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था और आत्मर्पित किया था।
अंगीकृत यानी कि इसको अंग के रूप में लिया, अधिनियमित यानी कि इसको एक अधिनियम के रूप में सुचारू व्यवस्थित किया, और आत्मर्पित यानी कि आत्मसात करना, यानी कि हमने इसको मान लिया है और हम इसको अपनी जीवनचर्या में उद्देश्य मानकर प्रस्तुत करेंगे या इसको यूज़ में लाएंगे एक तरीके से। ठीक है, तो ये थी जो हमारी अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए इसमें 3 चीज़ 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसको याद करने की क्या ट्रिक है, देखिए मैं जो यूज़ करता हूँ 4 + 2 अगर करिएगा आप तो ये 76 होगा, ये 6 होगा लास्ट में, है ना। तो आप इससे इसको लिंक कर सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, SIS से आप याद रख सकते हैं। एक होगा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द अगर आपको याद हैं तो इससे आपका काम बन जाएगा। ये पूछ लेता है कि 3 शब्द बाद में कौन से जोड़े गए थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार, इनको अंग्रेजी में कहेंगे फंडामेंटल राइट। अब ये क्या होते हैं? मौलिक अधिकार यानी कि संविधान के द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, यानी कि कुछ राइट्स दिए गए हैं कि आप ये कर सकते हो, आप राज्य से ये डिमांड कर सकते हो। राज्य समझते हो, यानी कि स्टेट आपको आप पे रूल कौन करता है? स्टेट करता है ना, यानी कि राज्य आप पे कुछ चीज़ों पे रूल करता है, जैसे कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। इसकी एक बॉडियाँ हैं ना, जैसे IAS है, IPS हैं, या बहुत सारी बॉडियाँ हैं जो आप पे रूल करती हैं, तो वो है स्टेट। ठीक है, राज्य कोई व्यक्ति नहीं होता है, एक बॉडी होती है। अब समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो देखिए कितने तरीके के पहले मौलिक अधिकार ये समझें। अब समझते हैं कि अधिकार हमारे पास कितने हैं, यानी कि हमारे पास फंडामेंटल राइट कितने हैं। तो गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब अगर पाएंगे आप संविधान में, तो जो मूल संविधान था उसमें 7 थे, लेकिन वर्तमान में हमें सिर्फ 6 ही दिखते हैं। इसका बड़ा कारण क्या है कि हमारे पास एक और मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार सॉरी, जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। अब इसको हटाया क्यों गया, ये भी तो समझने वाली बात है ना, क्योंकि जब 7 थे अब 6 क्यों हैं, तो इसको समझने के लिए आवश्यक है। देखिए किसी भी व्यक्ति की संपत्ति है, यदि ये संपत्ति है और ये रोड जा रही है, ठीक है, अब गवर्नमेंट को क्या करना है, इस मकान के यहाँ से, या इसका खेत है सपोज़, अगर इसको यहाँ रोड पास करनी है तो गवर्नमेंट को इस पे रोड बनाने की इजाज़त नहीं थी। तो गवर्नमेंट इससे कहती थी कि आप इसको, हम आपको मुआवजा देंगे, तो आप हमें जगह दे दीजिए तो हम सड़क बना देंगे। तो इसमें इतने विवाद होने लगे, गवर्नमेंट को जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं रुकने लगा। तो गवर्नमेंट को जिस तरीके से दिक्कत हुई, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया और इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको नष्ट कर दिया गया और उसको लीगल राइट बनाया गया। ठीक है, अब कितने हैं हमारे पास मौलिक अधिकार? 6 हैं। इसमें देखिए समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। अब ये अधिकार जो मैं जिनके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि समानता होगी, स्वतंत्रता मिलेगी आपको, आप शोषण के विरुद्ध आप इसका विरोध कर सकते हैं, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए आप बात कर सकते हैं, आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होगा। इन सारी बातों का जो निचोड़ है वो फिर घुमा फिरा के मैं कहाँ आ रहा हूँ, प्रीएम्बल में, यानी कि उद्देशिका में इन सब का निचोड़ आपने पहले समझा है। अब क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है उनमें ये चीज़ें डिस्क्रिप्टिव वे में दे रखी हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन कि किस अनुच्छेद में क्या चीज़ वर्णित है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए आगे क्या है। देखिए ये 6 जो अधिकार हैं वो किस तरीके से बांटे हैं। जो समता का अधिकार है, यानी कि समानता का अधिकार, वो 14 से 18 के बीच हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 से बीच हैं। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 के बीच हैं। धर्म की स्वतंत्रता की बात कर रखी है 25 से 28 के बीच। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो हैं वो 29 से 30 के बीच। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दे रखा है। तो कुल मिलाकर 14 से लेकर आप 32 तक देखेंगे तो मूल अधिकारों की बात कर रखी है। तो अब इनको डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं। देखिए आर्टिकल जो 12 है
उसमें क्या दे रखा है कि राज्य की परिभाषा यानी कि स्टेट क्या होगा उसकी एक डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल 12 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो 13 है यानी कि 13 अनुच्छेद है, उसमें क्या बात कर रखी है, जो जुडिशल रिव्यू होगा यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि हम न्यायालय जाकर किसी भी तथ्य की जांच करवा सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशल रिव्यू कहाँ होगा, ये होगा सुप्रीम कोर्ट में और ये होगा अंडर आर्टिकल 13 में, ठीक है। आगे जो 14 है उसमें बात कर रखी है विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समान होंगी, यानी कि कोई व्यक्ति कितने भी रसूखदार हो, कितने भी बड़े पद पर हो, उसके लिए रूल यानी कि संविधान जो होगा, विधि जो होगी, लॉ जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है 14। 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप, ये आ जाएंगे समानता के अधिकार के अंतर्गत। इसमें क्या होगा कि देखिए आप रिलीजन के बेस पे या जाति के बेस पे या लिंग के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर ये निर्धारित नहीं करेंगे कि आप उसके साथ भेदभाव की स्थिति में होंगे। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली मना करता है कि आप इस तरीके से भेदभाव का नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 16 है उसमें पब्लिक सर्विस है, यानी कि जो लोक नियोजन में विषय होंगे उनमें अवसर की समानता होगी। जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें हालांकि लोक नियोजन में अवसर की समानता में जो 16 का 4 है उसमें कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं कि कुछ कास्ट बेस कुछ रिजर्वेशन का प्रोसेस है, लेकिन वो एक्चुअली वो क्या है कि वो सीमित लोगों के लिए है, लेकिन अमूमन सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो वो स्पेशल प्रोविज़न है उनके लिए, ठीक है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी। 18 में हो जाएगा उपाधियों का अंत। तो ये प्रश्न किस तरीके से पूछ लेता आपसे कई बार कि जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, इन उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में कर रखा है, तो ये हो जाएगा आपका उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, ठीक है। 19 क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप फ्री स्पीच बोल सकते हो, किसी से भी कुछ बोल सकते हो, ठीक। फ्री स्पीच का मतलब ये है कि आप अपनी बात रख सकते हो, यानी कि आप पार्लियामेंट से लेकर आप सड़क पर सरकार से अगर यदि आप विरोध प्रस्तुत करना चाहते हैं या किसी भी व्यक्ति से आप तर्क कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। हालांकि उसके कुछ सीमित कुछ डायमेंशन होंगे कि हाँ आप इन चीज़ों पर नहीं बोल सकते पब्लिकली, लेकिन हाँ कुछ स्वतंत्रताएं हैं, अभिव्यक्ति है, ठीक है। 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के लिए संरक्षण, यानी कि आप अपने मनपसंद का लॉयर रख सकते हैं, ठीक है। 21 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता आ जाती है, यानी कि राइट टू लाइफ जो है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें जो है कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उस 2002, इसमें जो 21 का जोड़ा गया था जिसमें राइट टू एजुकेशन का जिक्र किया गया था, इसको आप पढ़ते हैं आगे DPSP में भी इसको पढ़ेंगे। और 22वां है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में निषेध, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रखी है इसमें, ठीक है, कि कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी में निरोध की स्थिति होगी, ठीक है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध है, यानी कि आप जो बलात्श्रम है, यानी कि किसी बच्चे से आप श्रम नहीं करवा सकते हो अगर उसकी एज वो नहीं है, प्रॉपर नहीं है, या कारखानों में छोटे बालकों को जो कार्य है उसके लिए प्रतिषेध किया गया है संविधान में। तो ये थे फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट। आगे भी है 32 तक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं कि DPSP में क्या प्रोविज़न है। इसके बाद आ जाएंगे हम DPSP, यानी कि जिनको कि हम DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, यानी कि इनका सिंपल सा अर्थ क्या है कि राज्य के कुछ दायित्व होंगे। आप राज्य की अवधारणा इस वे में समझिए कि एक गवर्नमेंट एक बॉडी है जो आपको कुछ दायित्व देगी, या उसके कुछ दायित्व है कि वो आप पे कुछ आपके लिए कुछ प्रोविज़न करे, वेलफेयर स्टेट की बात करे, है ना, या वो कुछ ऐसे प्रोविज़न लाए कि जिसमें नागरिकों को सुगमता हो। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविज़न है। 36 से 51 के बीच ये अनुच्छेद हैं। तो देखिए जो 36वां है अनुच्छेद, उसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा क्या होगी। 37 में है जो कि न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इन्फोर्सेबल कैसे होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये समझिए कि इन अनुच्छेदों में क्या बात कर रखी है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए 39 में क्या है कि वेलफेयर स्टेट की बात कर रखी है। वेलफेयर स्टेट क्या है कि हमारा एक कल्याणकारी राज्य होगा, ठीक है। उस राज्य के कुछ दायित्व होंगे, उसमें नागरिक का जीवन किस तरीके से होगा, उसकी आजीविका किस तरीके से होगी, तो इसकी बात कर रखी है।
39 क में क्या है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध, ठीक है, यानी कि उसमें फ्री जुडिशियल प्रोसेस होने चाहिए। ये नागरिक का एक ये राज्य के लिए एक कुछ दायित्व दे रखे हैं संविधान में, ठीक है। 40 में पंचायती राज आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। जो 14 है वो जो पंचायती राज है, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव पूरी वीडियो बनाई जाएगी, आप समझेंगे कि जो गांधीयन प्रिंसिपल थे उनको कैसे ऐड किया गया, तो वो सारी बातें। तो पंचायत में कि एक पंचायत एक बॉडी होनी चाहिए, इसकी बात कर रखिए अंडर आर्टिकल 40, ठीक है। आगे देखिए 43 क में क्या जिक्र कर रखा है कि जो मजदूरों की भागीदारी के लिए कुछ उपबंध बना रखे हैं उद्योगों के लिए, ठीक है, बेसिकली। और जैसे 43 ख में देखिए सहकारी समितियों का जिक्र कर रखा है, जैसे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनका जिक्र कर रखा है, और उसको लाया गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 44वां। ये क्यों होगा, इसको ही बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। सब एक नागरिकों के लिए एक समान कोड हो। कोड का अर्थ यहाँ पर कोर्ट नहीं है, कोर्ट का अर्थ न्यायालय होता है, कोड का अर्थ होता है संहिता। संहिता का अर्थ होता है कि एक परिपाटी होगी, एक कोई रूल होंगे जिसमें सबके लिए जो बराबर होंगे। तो ये सारी बातें कर रखी है। हालांकि पहला स्टेट जो है वो गोवा है, गोवा में ये चीज़ें अप्लाई हो चुकी है, पहला स्टेट होगा जिसमें यूसीसी लागू है। 45वां क्या है, 6 से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये 46वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा लाया गया। तो ये पूछ लेगा आपसे जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 वो किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपके जो 6 से कम आयु की शिक्षा के बच्चे उनसे संबंधित। नेक्स्ट देखिए जो 47 है उसमें क्या है कि जो नशीले पदार्थ हैं, यानी कि जो ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी आइटम्स हैं, मादक पदार्थ हैं, उनकी मनाही कर रखी है डीपीएसपी में। तो 47 हो जाएगा आपका ड्रग्स से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखिए 48 में एग्रीकल्चर हस्बेंड्री की बात कर रखी है, यानी कि कृषि और पशुपालन संगठन की बात कर रखी है। तो एग्रीकल्चर से आप याद रखिए 48 में। और 48 क में पर्यावरण संरक्षण को हमको बचाना, बहुत उसकी रक्षा करना हमारा एक अधिकार होना चाहिए और राज्य इसके लिए कुछ उपबंध करे, ठीक है। 49 में हो जाएगा आपके जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, यानी कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो स्टेट को है, कि स्टेट उसके बचाव के लिए कुछ ऐसे प्रोविज़न करे कि उसका संरक्षण हो, क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का पहलू है कुछ, है ना। और जो 50 हो जाएगा जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, यानी कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उसमें जो कार्यों को जो पृथककरण की बात कर रखी है, यानी कि लोक सेवाएं कितनी पृथक हो, उनका कार्य अलग हो और उनका कार्य अलग हो। और जो लास्ट हो जाएगा उसमें जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होगी, राष्ट्रों के बीच जो रिलेशन होंगे वो अच्छे से मेंटेन हो और राज्य में कुछ इस तरीके से उत्पाद उत्पन्न ना हो कि जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकें। तो इसके बारे में जो बात कर रखी है वो 51 में कर रखी है। अब इसमें लास्ट देख लेते हैं कि मूल अधिकार और जो नीति निर्देश तत्व हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस समझने के लिए देखिए इसमें 2 कॉलम हैं, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जो मूल अधिकार हैं वो भाग 3 में हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में, यानी कि पार्ट 4 और 3 में है ये, ठीक है। इसमें 12 से 35 तक हैं और इसमें 36 से 51 के बीच हैं। और सबसे बड़ा अंतर इनमें क्या है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो व्यक्तियों को दिए गए हैं, यानी कि वो स्टेट को नहीं दिए गए हैं, ठीक है। जबकि जो डीपीएसपी है वो स्टेट को दे रखे हैं ताकि वो गुड गवर्नेंस लाएं और वेलफेयर स्टेट की बात करें, यानी कि राज्य का कल्याण करें और अच्छी शासन व्यवस्था लाएं जिससे नागरिकों का कल्याण हो। तो इसमें ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि राज्य को दे रखे हैं और इसमें ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि व्यक्ति को दे रखे हैं। व्यक्ति इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जबकि इसके लिए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। लिख रखा है ना, देखिए न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कि इन्फोर्सेबल हैं, न्यायालय जा सकते हैं आप। आर्टिकल 32 के तहत 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं जा सकते आप। इसके लिए आप सिर्फ एक सुझाव ले सकते हैं या एक दबाव के रूप में बोल सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऐसा नहीं है कि आप ये इन्फोर्सेबल नहीं है दरअसल, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें देखिए ये राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श नहीं था। इसमें क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र दिखता है, लेकिन इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श नज़र आता है। जैसे ये पॉलिटिकली है,
जबकि ये इकोनॉमिक बेस पर भी है, यानी कि सामाजिक भी है और आर्थिक भी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो नेगेटिव वे में होते हैं और जो DPSP होते हैं वो पॉजिटिव वे में होते हैं। अब इसको आप ऐसे मत समझिए कि नेगेटिव कैसे होता है, लेकिन इनका जो स्वरूप है वो क्या है कि आप इनके लिए डायरेक्ट गो टू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये एक पॉजिटिव के रूप में पॉजिटिव एक आइडियोलॉजी बेस्ड सामने आते हैं। वो इसलिए आते हैं, देखिए ऐसे कहते हैं कि अगर गांधी जी यदि संविधान बनने से पूर्व न गए होते 1948 में उनको नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी जाती है। अगर वो ना गए होते तो संभवतः ये लोग कहते हैं ऐसे जो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो ये बात करता है कि ये सारे DPSP फंडामेंटल राइट में होते, क्योंकि वो गांधीयन प्रिंसिपल भी कहते हैं इनको DPSP को। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना ये था कि वेलफेयर स्टेट हो, है ना, सोशलिस्ट माइंडसेट हो, तो लोगों में द्वेष कम हो, इस सारी बातों का जिक्र इन्होंने, जो ये सारी चीज़ें इसमें है ना DPSP में, वो सारी चीज़ें वो चाहते थे कि मूल अधिकारों में समाहित हो जाए। लेकिन ऐसा अब वो रहे नहीं उस दौर में, तो ये नहीं हो पाई पॉसिबल। दूसरी बात देखिए, मूल अधिकारों को क्रियान्वयन के लिए एक अनेक युक्तियुक्त सीमाएं हैं, ठीक है। इसके लिए सीमाएं हैं, जैसे कि एक लिमिट है कि आप आबाद रूप से धर्म को मान सकते हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते थे। हालांकि 370 हटने के बाद बहुत सारे प्रोविज़न चेंज हो गए, लेकिन एक सीमाएं थी। लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है अपने आप में और राज्य का दायित्व है, तो दायित्व में सीमाएँ नहीं होंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी बात इसमें क्या नज़र आती है, देखिए ये आप इसके लिए डायरेक्ट गो टू सुप्रीम कोर्ट 32 में और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकते हैं आप 226 में। और जबकि DPSP के लिए आप जा नहीं सकते हैं, तो ये दरअसल आप विशेष संरक्षण मांग रहे हैं इसमें, लेकिन ये नैतिकता के आधार पर है, यानी कि राज्य एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में इस बात को का जिक्र करेगा या नैतिकता के रूप में इस बात पर प्रयास करेगा कि वो कल्याणकारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से राज्य स्टेट में करें। अब ये भी ज़रूरी है ना कि वो करे ना करे, वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कई बार निरंकुश शासक भी हो जाते हैं स्टेट में कि जिनके द्वारा पूरी बेड़ा गर्क कर देते हैं स्टेट का। तो ये नैतिकता के आधार पर, यानी कि मॉरली हैं ये, लेकिन इसके लिए संरक्षण है। अगर राज्य नहीं करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, या कोर्ट का आप न्यायालय की शरण ले सकते हो, लेकिन इन पे नहीं। ये सिर्फ नैतिकता के आधार पर ही हैं। तो ऐसा भी कहते हैं इनको कि जो DPSP उनकी आवश्यकता ही नहीं थी, ये सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने के लिए ऐसा, लेकिन वो अपना विद्वानों का अपना अपना तर्क है, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया पर होता है। जैसे आपने सुना होगा, जो जब देश में आपातकाल की स्थिति होती है या कुछ ऐसी स्थिति होती है, उनमें निलंबन का भी प्रोसेस है फंडामेंटल राइट का। जब इमरजेंसी का प्रोविज़न हो अंडर आर्टिकल 356 में या 352 में या 360 में, जो इमरजेंसी है ना, 3 तरीके की इमरजेंसी है, तो उनका जिक्र है, तो उनका निलंबन होता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व तब तक लागू नहीं किया जा सकते, तो यानी कि वो स्वतः ही निलंबन है अपने आप में ना, तो उनका ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ये था आज का जो डिस्कशन था कि मौलिक अधिकार और इनमें क्या अंतर है, प्रीएम्बल क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आगे भी इस तरीके के टॉपिक आते रहेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और ऐसे ही सरकारी अपडेट, किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो आप हमसे जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।